स्वागत है आप सबका हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास में। आज हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जहां हम जनपदास और महाजनपदास के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी राजनीतिक संरचना जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक मैंने प्रश्न भी डाला था, क्वेश्चन एक दिया था मैंने आपको कि वैदिक बुक में हमें उतनी नॉलेज नहीं मिलती है जितनी हम लोगों को बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है, और किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका मैंने आपको माइंड मैप बोला था, जो शायद अभी तक नहीं बन पाया आप लोगों से। तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, जनपदास और महाजनपदास यानी राजनीतिक संरचना जो हुई, किस तरीके से संरचना कहते हैं कि एमरजेंस कैसे हुआ, स्ट्रक्चर कैसे बना, किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम बना। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यानी कि संरचना की बात कर रहे हैं, तो संरचना दो ही तरीके से बनी है, ये आपको सिंपल वे में याद रखना है, इसको कुछ नहीं है। या तो वो फिर मोनार्की होगी या फिर वो बनी थी रिपब्लिक। दो ही टाइप की आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर जो था महाजनपदास का और जनपदास का, वो दो ही था, या तो मोनार्क था या फिर सर जो है रिपब्लिक था। ये दो चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी की थी, जिसके बारे में हमने बताया था कि इंडिया रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए भी जाना जाता है और इंडिया जो है मोनार्क सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से अब जब मैंने रोम के बारे में बताया था कि उनके पास भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो हम लोगों को बताया कि इंडिया जो है सिर्फ धर्म के लिए जाना जाता है, जबकि वहां पे भी ग्रीक सिटी स्टेट के बारे में बात की गई थी। आज हम लोग जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब आप अपना आंसर देंगे तो स्ट्रक्चर में आप लोग मोनार्की में क्या लिख रहे हैं कि ये एक साम्राज्यवाद था, साम्राज्य, ठीक है, यानी कि राजा का पूरा कंसेप्ट चलता था। और दूसरा गणतंत्र था, यानी कि रिपब्लिकन था। और रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट होती है वो हम लोग ये लेते हैं कि वो गणतंत्र होती है और वहां के लोगों को हक मिलता है पूरी तरीके से। और इंडिया में भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया एक गणतंत्र जो है इस कंट्री है, जहां पे सबको जो है मौका मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर था। राजनीतिक संरचना में साम्राज्यवाद भी था और गणतंत्रवाद भी था। देयर वाज एक्चुअली अ मोनार्क सिस्टम एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द बोथ महाजनपदास एंड जनपदास। बट आज हम उसकी इमरजेंसी स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके के मोनार्क था। और रिपब्लिकन गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को यहाँ पे जो डिफाइन किया गया, यानी कि बुक्स इसको किस तरीके से डिफाइन करती हैं, तो बुक के मुताबिक इसको कहा जाता है गाना संघा। ठीक है, ये शब्द है जो यूज किया गया है बुक में। यानी कि रिपब्लिकन अगर देखेंगे तो गाना संघा कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चर जो बना था। और दूसरा जो है वो रिपब्लिकन था, यानी कि वहां पे किंग ही हेड हुआ करता था। और हमेशा जो है हम ये मोनार्क को अगर आप लिख लेंगे तो इसको आप लिख लेंगे किंग, राजा। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरा स्ट्रक्चर को अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ कैसे और किस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अगर सबसे पहले जो टर्म आया है वो टर्म ये दे रहा है कि यहाँ पे जो है, अगला टर्म देख लेते हैं, गाना संगा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, किसको कहा जाता है, यानी ये किस फॉर्म में बनता था, स्ट्रक्चर क्या था इसका। पहले आप स्ट्रक्चर जान लीजिएगा कि अगर रिपब्लिकन था तो जैसा आज का रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है वैसा था या फिर उससे डिफरेंट था, वो जरा देख लेते हैं। अगर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देख लें, यानी कि वहां पे किस तरीके का सिस्टम चलता था और गवर्नेंस किस तरीके की हुआ करती थी, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि जो आज का सिस्टम होता था, जैसे आज की रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है वैसी नहीं होती थी। जो आज हम लोग कहते हैं अब देखिएगा कि गाना संगा को जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है, यानी कि पहले जैसे आज हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं, उस समय की रिपब्लिकन और आज की रिपब्लिकन में क्या फर्क है। ओलिगैर्की जो सिस्टम था, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो वहां पे सिस्टम चलता था, ओलिगैर्की सिस्टम चलता था। अब अगर इस सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कुछ स्मॉल
मेंबर्स, कुछ लोग मेंबर्स कंट्रोल करते हैं ओवर लार्ज पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन को। अब यहाँ पे अगर इस टर्म को अगर मैं ले लूं, ये टर्म आज के तौर पे इसको रिपब्लिकन नहीं कहा जाता है, ठीक है। उस समय रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो ओलिगार्की हुआ करती थी, ओलिगार्की सिस्टम। लेकिन आज की रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर देखेंगे तो जो ज्यादातर पावर रहता है वो ज्यादातर लोगों के पास रहता है, स्मॉल मेंबर्स, कम जो लोग होते हैं उनके पास नहीं होता है, क्योंकि अब वहां का सिस्टम था। लेकिन हम इसको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अगर आपको हिंदी में इसको कहना होगा कि ये सिस्टम कौन सा है, तो इस हिंदी में हम इसको कहते हैं कुलीन तंत्र। जी हाँ, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो अपने अंडर पावर रखते हैं, या इसको एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाएगा। वैसे अगर आप कुलीन तंत्र कहें तो वो ज्यादा बेटर है। ओलिगार्की सिस्टम जो है वो, हाँ, ब्रिटेन में बहुत चलता है आज भी। अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में जो है ये आज भी चलता है। तो ये कहते हैं कि गाना संगा भी कोई पूरी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, बट हाँ रिपब्लिकन थी, क्योंकि लोग जो है वो कंट्रोल करते थे लार्ज पॉपुलेशन पे, बट इलेक्टेड हुआ करते थे। याद रखिएगा, जो ये स्मॉल मेंबर्स, कुछ मेंबर जो होते थे इलेक्टेड होते थे। अब जब ये वोट इलेक्टेड आया है ना, तो तब ये कह सकते हैं कि हाँ सर यहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। जी बिल्कुल। लेकिन सिस्टम वैसा नहीं था जैसा आज का रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ सिस्टम है। आप गलत तरीके से नहीं लिखेंगे कि जैसा रिपब्लिक आज इंडिया 26 जनवरी 1950 को बना वैसा नहीं है, क्योंकि अब भी हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है। यहाँ पे अलग अलग डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, वो सारा कुछ है। वहां पे भी था, लेकिन इस तरीके का सिस्टम नहीं था। ओलिगार्की सिस्टम था, स्मॉल मेंबर कंट्रोल करते थे लार्ज पॉपुलेशन को। तो हम समझते हैं गणतंत्र टाइप का था ये, जो कि गवर्नेंस थी। और इलेक्टेड किंग था, तो इसलिए जब वर्ड इलेक्टेड आ जाता है, ये राजा को चुना जाता था, तो तब हम ये कहते हैं कि डेफिनेटली वहां पे जो है। और एक और चीज जो इसको और हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक है, यहाँ पे काउंसिल हुआ करती, यानी कि काफी सारे और भी लोग होते थे, एक राजा ही नहीं होता था। इस गाना संगम में और भी लोग होते थे जो किंग के साथ होते थे, उसको जो है कोई मशवरा देना, सजेशन देना। तो उस तरीके से था रिपब्लिक, बट ऐसा नहीं था जैसा आज के फॉर्म में है। बट हम रिपब्लिक कह सकते हैं, मोनार्क से कहीं ज्यादा बेटर था। तो एंशिएंट इंडिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहा जाता है कि द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल, यहाँ पे द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर of the ancient India, याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, appears to have started with semi nomadic tribe। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हम ऊपर पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो राजनीति है वो कम लोगों ने ज्यादा लोगों के ऊपर रूल किया, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन, जो स्मॉल मेंबर ऑफ पीपल जो है वो ज्यादा लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुरुआत हुई, यानी कि प्राचीन इतिहास की जो राजनीति शुरू हुई है वो नोमेडिक ट्राइब से शुरू हुई है। सिमी कम लोगों ने रूल किया, फिर आहिस्ता 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 ग्रेजुअली ये बड़े बनते गए, जिनको हमने फिर जनपदा से महाजनपदास कह दिया। यानी कि भारत का इतिहास की जो रचना हुई है, यानी कि प्राचीन इतिहास में राजनीति जो रचना हुई है, वो छोटे छोटे सिमी नोमेडिक ट्राइब्स होते हैं, यानी कि छोटे कस्बों में रहने वाले लोग, बहुत ही कम पॉपुलेशन जहां पे होती है, उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। सिमी होते हैं, यानी कि सिमी हो गया छोटा, नोमेडिक्स खासकर जो है गांव के वगैरह के लोग होते हैं, ग्रामीण जिन्हें कहा जाता है, सिमी नोमेडिक ट्राइब। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इंडिया की राजनीति जो शुरू हुई है वो अधर खाना बदोश, जो भटकते थे उस समय खाना बदोश,
जनजाति से शुरू हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे ठहरे हुए थे तो फिर बाद में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सेमी नोमैडिक ट्राइब से शुरू हुई। शायद उस समय कुछ लोगों ने कहा होगा कि हम खाना ढूंढने जा रहे हैं, तुम हमारे घर वालों की रक्षा कर लेना, ऐसा करना। क्योंकि अगर हम यूरोपियन स्टाइल ऑफ हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, वो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में यही कहते हैं कि लोग पहले जो है ट्राइब्स में रहा करते थे, अपने अपने ट्राइब्स में हुआ करते थे, ट्राइब ए, ट्राइब बी, ट्राइब सी, और फिर हर एक ट्राइब का अपना एक बंदा होता था जो उनकी प्रोटेक्शन करता था। तो लोग बादी काम को चले जाते थे, वो उनकी रक्षा करता था और बदले में, रक्षा करने के बदले में उसको कुछ खाना पीना दिया जाता था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है, यानी कि हिंदुस्तान का जो राजनीतिक सिस्टम बना, उसकी जो संरचना की गई, वो इस तरीके से हुई कि खाना बदोश जनजातियों ने कुछ लोगों को चुना जो उनके ऊपर रूल करते थे। मैं क्लियर बात बता देता हूँ, आप प्लेटो, एरिस्टोटल या हॉब्स किसी को भी पढ़ लो आप, उन्होंने भी यही चीजें मेंशन की। बट मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि इंडिया को जो है खाली फिर बार बार ये बोला जाता है कि इंडिया इज बेस्ट नोन फॉर इट्स रिलीजन rather than for its political system। जबकि कल से मैं बढ़ा रहा हूँ कि इंडिया के पास एक बेहतरीन पॉलिटिकल सिस्टम है अगर उसको अंडरस्टैंड किया जाए। कल की क्लास में मैंने रोम के साथ इसको कंपैरिजन किया, ग्रीक के साथ हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया वाज अ रिपब्लिक बिफोर द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट, जबकि था वो। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम बदल था, वैसा रिपब्लिकन नहीं था, बट इतना रिपब्लिकन होना भी बहुत बड़ी बात है। आगे हम ये कह सकते हैं कि नोमैडिक ट्राइब जो होते थे वो यूनिट में रहते थे। देखिएगा, नोमैडिक ट्राइब जो होते थे वो यूनिट में रहते थे। अब यूनिट जो होता है, यूनिट एक यूनिट को कहा जाता है, यूनिट में रहते थे। मैंने कल भी कहा कि जब हम लोग यूरोप को पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं हम यूनिट में ही रहा करते थे। और लेकिन यहाँ यूनिट का नाम जो दिया गया था, यहाँ यूनिट को जनपदास कहा जाता था, जाना। और जाना का मतलब होता है फुट होल्ड ऑफ ट्राइब्स, यानी कि कुछ ट्राइब्स जो हैं वो ट्राइब्स जो है उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंशिएंट इंडिया अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड विद अ सेमी नोमैडिक ट्राइब। जी, शुरुआत जो हिंदुस्तान की राजनीति की हुई है वो खाना बदोश जनजाति से शुरू हुई है। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर वो मोनार्क हो या फिर वो रिपब्लिक हो, बेटर है कि हम ये समझते हैं कि ऑलिगार्की सिस्टम था, ये था, लेकिन स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना है। अब आप बोलेंगे सोहेल सर कि फिर उससे पहले क्या था, तो फिर उससे पहले हम चले जाएंगे पाषाण काल में। फिर आप बोलेंगे सर पाषाण काल में लोग किस तरीके से, देखिए कहीं ना कहीं आपको आके रुकना पड़ेगा। हम भी ये मानते हैं कि लोग शायद एक जगह रुके होंगे, फिर उन्होंने अपनी अपने ट्राइब्स को बड़ा किया होगा, फिर वहां पे उन लोगों ने किसी को चुना होगा, इलेक्टेड किया होगा, बोला होगा कि तुम हम पे रूल करो। तो अगर होब्स की और एरिस्टोटल की भी कहानी आप पढ़ लेंगे, उन लोगों ने भी यही मेंशन किया। आप एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ लें, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल से। एवोल्यूशनरी थ्योरी भी यही कहती है कि ए ने बी को पावर दी है, बी ने सी को पावर दी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में भी गूगल में आप पढ़ सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो दी गई, टीएच ग्रीन यही कहते हैं। तो अगर वो लोग कहते हैं तो फिर बेटर ये है कि वो जो कह रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है, बुक नहीं है, वो अंदाजे पे कह रहे हैं। हमारे पास तो बुक है, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास। इवन मैं ये लिख सकता हूं अपने आंसर राइटिंग में कि शायद यूरोप से ज्यादा सिविलाइज्ड हम लोग थे, जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हम लोगों ने दी। कि हम लोग भी ये कहते हैं कि नोमैडिक ट्राइब से ही शुरू हुआ है। हमने ये नहीं कहा कि सिटीज में अर्बन सिटीज बनी, शहर बने, तब जाके यहाँ राजनीति शुरू हुई। नहीं, ये गांव से ही शुरू हुई है और फिर शहरों तक पहुंची है। अगला पॉइंट जरा देख लीजिएगा। अगर हम लोग एक बहुत ही ग्रेट ग्रेट इंटेलिजेंट फिलोसफर, किसके, फिलोसफर ऑफ ग्रामर के रहे हैं अगर कोई, उनका नाम क्या था। अब पूरा आंसर में ये नहीं लिखेंगे ग्रेट इंटेलिजेंट फिलोसफर ऑफ ग्रामर, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। उनका नाम था, जो इंडिया में जिन्होंने संस्कृत के साथ जो बहुत ज्यादा जानकारी रखते, पनानी। इनकी अगर आप रचना पढ़ेंगे, यानी इनकी बुक है हमारे पास, इसका मतलब है हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है। पानी क्या कहते हैं, जनपदास जो है, इनकी डेफिनेशन तो बिल्कुल अलग थी, और वो डेफिनेशन शायद
हम लोगों को ये लगता है कि शायद जो यूरोप है उसके साथ बहुत ज्यादा मिलती है। इन्होंने जनपदास और महाजनपदास की डेफिनेशन को बहुत अलग से देखा। इनके मुताबिक जो जनपदा है, जनपदास, देखिएगा वर्ड भी बहुत अच्छे से यूज किया। जनपदास का मतलब होता है कंट्री, ठीक है, समझिएगा, ये दिया। और दूसरा वर्ड जो इन्होंने लिखाया है हमें, वो लिखाया है जन जाना पादिन, मतलब सिटीजन। अब देखिए ये दोनों कंसेप्ट आज की रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। एक होती है कंट्री, कंट्री में होता है सिटीजन। लेकिन जब मैं आज बोल रहा हूं तो ये 21 सेंचुरी की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो तब भी यही कंसेप्ट था। लेकिन शायद लोग इसको जनपदास को किसी अलग ट्राइब से लिखते हैं। तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि हर एक एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक कंट्री होती है, कंट्री में पॉपुलेशन होती है, यानी कि सिटीजन होते हैं। और ये बुक में है, पलानी अपनी बुक में मेंशन करते हैं कि जनपदास कंट्री को कहा जाता था और जनपादिन जो होते थे वो सिटीजन से होते थे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर, ये था स्ट्रक्चर जिस तरीके से देश बना और किस तरीके से प्राचीन इतिहास की। और ग्रेट फिलोसफरों में से एक माने जाते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज ग्रामर की थी, और उन्हें ग्रामर को बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया है। अगर हम हर एक, अब देखिएगा यहां पे पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ट्राइबल है। ट्राइबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ट्राइबल से स्टार्ट हुआ है। यूरोप का भी पॉलिटिकल सिस्टम ट्राइबल से स्टार्ट हुआ है, ट्राइबल से ही शुरू हुआ, ट्राइबल पे ही खत्म भी होता है। आज भी अगर आप देखेंगे, ऐसे आज तो ट्राइबल एरियाज वोट बैंक बन चुके हैं, यानी मैं इसको आदिवासी कह सकता हूं। देखिएगा आदिवासी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉलिटिकल, इंडिया की राजनीति के लिए आदिवासी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी शायद क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। अब आई होप हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आदिवासी लोगों ने बहुत मेहनत की है हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में। ट्राइबल एरियाज की अगर हम बात कर लें तो ट्राइबल जो लोग हुआ करते थे वो अब मेनली आदिवासी जो लोग होते थे, आइडेंटिटी 5, आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मोर इंपॉर्टेंट, बुक में है ये, मोर इंपॉर्टेंट देन जियोग्राफिकल लोकेशन। समझिएगा वर्ड बहुत अच्छे से। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बना उसमें आदिवासी अपने एरिया को, ट्राइबल एरिया वाज मोर इंपॉर्टेंट, ट्राइबल जो है आदिवासी आइडेंटिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट, कि मैं इस ट्राइब का हूं, लोकेशन नहीं, लोकेशन बाद में आती है। हमारे मन में से भी यही सवाल पहले निकलता है। आई एम लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोकेशन नहीं बताते हो कि मैं हिमालय, सिंधु घाटी या गंगा या यमुना या नर्मदा या चंबल या फिर बाकी की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे नहीं कहते हैं आप लोग। यू सिंपली कॉल योर सेल्फ दैट आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। फिर मुझे खुद ब खुद लोकेशन पता चल जाती है दैट यू आर इंडियन, तो आप इस साइड रहते होंगे, ठीक है, आज के हिसाब से। अब जब हम बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो हमसे यही पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप कहते हैं मैं भारत का हूँ, या मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया का हूँ, तो वो लोकेशन जान लेता है। बट रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट, आप डिफाइन अपने आप को कैसे करते हो दैट यू आर इंडियन, ये आप एक अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। ट्राइबल एरियाज में आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी कि कहाँ से हो। आज भी हम लोग पूछते हैं कहाँ से हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन बाद में आती है। आज भी हमारे यहाँ पे ट्राइबल आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मुंडा, जैसे गोंड्स ट्राइब, बहुत सारे ट्राइब्स वो फख्र से कहते हैं कि हम इस ट्राइब के हैं। लोकेशन बाद में बोलते हैं कि मैं आसाम से हूँ, मैं वहां से हूँ, यहाँ से हूँ। सो एंशिएंट इंडिया में ट्राइबल ट्राइब जो थे वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन बाद में। ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए तो बाद में लड़ा गया, पहले तो ट्राइब बनाए गए, फिर वो कहते थे फक्र से कि मैं इस ट्राइब से हूं। तो यही कोई कारण तो नहीं हुआ होगा कि ट्राइब 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 जब बने होंगे
फिर उन्हें फोर्टिफिकेशन की होगी और अपने अपने ट्राइब्स को बचाने की कोशिश, क्योंकि हर एक ट्राइब को अपना ट्राइब बहुत अच्छा लगता था। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये भी कहा जाता है कि जो रिवर्स हुआ करती थी उस समय, रिवर्स जो होती थी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी बाउंड्रीज बनाने में, यानी कि फॉर्मेट है बाउंड्रीज ऑफ टू नेबरिंग कंट्रीज। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में रेड लाइन लगी हुई है, रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है उसको, यानी दो हिस्से हैं। और वो लाइन जो है उससे एक साइड बनता है पाकिस्तान, एक साइड से बनता है हिंदुस्तान। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे एक और लाइन हमारे साथ बनती है श्रीलंका की, फिर बांग्लादेश के साथ हमारा, फिर चाइना के साथ हमारी। तो वो जो लोकेशन है वो कट करती है, यानी मैं आज की बात कर रहा हूं। यू वोंट बिलीव दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के मुताबिक उस समय लोग रिवर के इर्द गिर्द, यानी कि ये रिवर है, रिवर के इस पार जो है एक ट्राइब है, रिवर के इस पार जो है दूसरा, तो जो रिवर है वो बाउंड्री का काम करती थी। तो हम कह सकते हैं कि सर उस समय लोगों को भी पता होता था एरिया कौन कौन सा किसका है। आज भी हम लोग लाइक चाइना और इंडिया के बीच में जब जंग हुआ, द मेन क्लैश वाज कि ये एरिया मेरा है एंड रिवर सिंह लाइक ये एरिया मेरा है। अगर हम इंडिया का प्राचीन इतिहास उठा के देखें तो हम लोगों को पहले ही बताया गया है। सो इट शोज, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज भी बाउंड्रीज के ऊपर कितनी लड़ाई होती है। ट्राइबल एरियाज में भी यही हुआ है। अगली चीज, जो एक और चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि नदियां, नदियां उस समय जो है दो देशों को अलग अलग करती थी। और उसके बाद जो अलग चीज बनती है, जो मेनली ये रहा, कभी कभी तो सम टाइम जो है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल भी जो है बाउंड्रीज का काम करते थे, यानी कि सीमाओं का काम करते थे, बाउंड्री लाइन बनाते थे। कभी जंगल के उस पार कुछ लोग ट्राइब रहते हैं, कभी जंगल के इस पार। तो जंगल का जो बीच का एरिया है वो जो है, और आप यकीन माने आज भी हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जो जंगल के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ काफी सारा हमारा फॉरेस्ट का एरिया भी जुड़ता है, वहां से भी लाइन दी गई है। तो ये सेम वैसा ही लग रहा है जैसे आज की हिस्ट्री पढ़ी। तीसरी चीज कहा जाता है वो होता है माउंटेन्स। माउंटेन्स भी आज भी यूज होते हैं। आप देखिएगा जो पहाड़ है ये भी जो है, जैसे मैं हिमालय की बात कर रहा हूं, ये भी बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं। तो एक बात है कि जो स्ट्रक्चर बना है, प्राचीन राजनीतिक सिस्टम जो बना, वो नदियों से बना, वो जंगलों से भी बना, वो जो बड़े बड़े पहाड़ों से भी बना, जिससे जो है देश, एक देश दूसरे देश से अलग किया जाता था। सो ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, जो अभी हमने पढ़ा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। राजनीतिक संरचना कैसे हुई, राजनीतिक संरचना का मेन मुद्दा आपको ट्राइब को देना पड़ेगा। और ट्राइब में क्या क्या चीजें हुई, ट्राइबल एरियाज बनाए गए। सबसे पहले आता है ट्राइबल, वो फिर नदियों के थ्रू हुआ, वो जंगलों के थ्रू हुआ, या फिर वो जो है पहाड़ों के थ्रू हुआ। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखिए रिवर्स है, मोनूमेंट्स हैं, सॉरी आपके जो माउंटेन्स हैं, ये किस तरीके से रूल कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, इन चीजों के ऊपर हमें बाउंड्रीज बनती थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि यहाँ पे नदियां, जंगल और आपके जितने भी फॉरेस्ट वगैरह रहते थे और माउंटेन्स वगैरह रहते थे, इनसे जो है क्या हुआ करता था, अलग अलग तरीके से जो है डिवीजन हो जाता था। आज भी आप लोगों को सिमिलर यही देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमें पता चलता है कि देखें, अगर हमने पॉलिटिकल सिस्टम को जानना है, यानी जब भी आप किसी की राजनीति को जानने की कोशिश करें, सबसे पहले वहां की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लें। तो अगर आपको पता करना है कि क्या हमारे यहाँ पे डेफिनेटली पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अच्छी थी या नहीं थी, तो वहां का आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। जब वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, क्योंकि हमारा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इंटरलिंक है, दोनों के साथ जुड़ी हुई है। पहली चीज आपको ये करना है, पहली चीज आपको ये करना पड़ेगा, पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपने इकोनॉमी की जब बात की है
तो इकोनॉमी में हम लोगों ने ये बात की थी कि जनपदास हो या फिर महाजनपदास हो, इनकी इकोनॉमिक जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर बेस्ड है बेटा, समझना यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो आर्थिक स्थिति पे ही बनता है। यानी इन ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, कृषि वगैरह करते थे और एग्रीकल्चर इनका मेन काम था। दूसरी चीज यहाँ पे कंसेप्ट जो था सर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का था। देखिएगा दो चीजें जो निकल के आ रही हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई जब दो कंसेप्ट आपके पास हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी, और तीसरा चीज जो है वहां पे हम लोगों को पता चला कि इनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति में एक और कंसेप्ट है जिसको लैंड रेवेन्यू, यानी यहाँ पे टैक्स वगैरह भी लिया जाता था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो था कि कृषि कैसे करनी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए ये पॉलिटिकल टर्म है, तो हमें इनकी किताबों से या बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मैं बात कर लूं या पाली लिटरेचर से मैं बात कर लूं, तो हमें इनकी इनसे ये पता चला कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर जो होता था वो सेटल्ड हुआ करता था, एक ही जगह हुआ करता था। और एग्रीकल्चर जब होगा तो डेफिनेटली वहां पे बहुत सारा माल वगैरह निकला होगा, यानी एग्रीकल्चर के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे कृषि की जाती थी। कृषि के बाद जो है सर वहां पे एक नया कंसेप्ट था जो हमें जनपदास और महाजनपदास में देखने को मिला, प्राइवेट प्रॉपर्टी वहां पे थी। ठीक है, जिसको हम निजी संपत्ति कहते हैं, अपनी। ठीक है, अब इसको संभालने वाला देखिएगा कौन था, क्या था, संपत्ति हुआ करती थी। और उसके बाद सर कर विभाग वगैरह, लैंड रेवेन्यू बहुत अच्छे से सिस्टम चलता था वहां पे। सारा सिस्टम तो लैंड रेवेन्यू का था, यानी जिसको हम भू राज राज है ये, ठीक है, राजस्व कहते हैं। तो भाई आप मुझे बताएं, ये तीनों टर्म अगर मैं इनको कंसिडर करें तो ये तो पॉलिटिकल टर्म है। अब स्टेबल एग्रीकल्चर थी, इसका मतलब है इस चीज को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, यानी निजी संपत्ति को चलाने के लिए, जो अपना राजस्व है उसको चलाने के लिए, कृषि को चलाने के लिए, भाई इन लोगों ने यहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, डेफिनेटली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो इकोनॉमिक जब हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक में भी हमें पता चलता है कि इनके यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी। और आज भी हमारे पास एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे बजट हो गया, बैंक्स हो गई, ट्रेड वगैरह हो गया, कॉमर्स वगैरह हो गया। अब देखते हैं कि ये सारा का सारा कहीं ना कहीं ये जो सब सिस्टम है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस बात से भी आप क्लियर हो जाएं कि प्राचीन इतिहास में इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। वहां एक बहुत बढ़िया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, और ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीजों में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें जनपदास में भी देखने को मिली और महाजनपदास में भी देखने को मिली। तो क्यों नहीं हिस्टोरियंस हो या फिर बाकी के जो हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री। यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पे हम लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये भी पता चला जब ये इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक कंसेप्ट आया सर, तो इस इकोनॉमिक कंसेप्ट ने जो चीज दी वो थी एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या होता है भाई? और इसी इकोनॉमिक ने कंसेप्ट दिया वॉर। समझिएगा, तो अगर मैं आज के टर्म पे 21 सेंचुरी में भी देखूं, हमारा हर एक मुल्क जो है, जो भी कोई है, वो किस चीज के लिए लड़ रहा है? आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। और उस समय भी आर्थिक स्थिति को बेटर करने के लिए एक्सपेंशन हुआ होगा, यानी कि उन्होंने अपने एरियाज को बहुत ज्यादा जो है फैलाने की कोशिश की, और फिर युद्ध हुए। और युद्ध हम पढ़ते हैं कि मगध को बार बार जो है एरिया कवर किया जाता था, अवंती को उसमें डाल दिया गया। बाकी वो बाकी की बात है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं राजाओं ने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज्यादा ताकतवर करने के लिए जो है बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया एरिया को। फिर वो यही चीज टर्निंग पॉइंट बनी जब एक्सपेंशन होने लगा। इस इकोनॉमिक टर्म ने महाजनपदास और जनपदास, समझिएगा, एक नया कंसेप्ट दिया। दैट कंसेप्ट इज नोन एज अर्बनाइजेशन। प्लीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम मान ले कि कहीं ना कहीं कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं?
ये वही चीज है जिसने इनको अर्बन कर दिया, सेकंड अर्बनाइजेशन जिसे कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हम अर्बनाइजेशन में थे। आपको याद होगा जब हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता बढ़ाई थी, तो यहाँ पे शहरीकरण जो की शुरुआत हुई, वो भी हम ये कह सकते हैं इसके पीछे भी पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। पॉलिटिकल सिस्टम यानी ये भी राजनीति का एक नया पहलू हमें देखने को मिला, और आज हम मानते हैं कि इंडिया अगर अर्बन हुआ था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अर्बनाइजेशन हुई है, कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अपने आप का विस्तार करना शुरू कर दिया, युद्ध करने शुरू कर दिए, और उसके पीछे कारण था कि हमें अर्बन होना है। और फिर सर जैसे ही अर्बन हुए, देखिएगा अर्बन हुए, अभी तक गांव में थे, और जैसे ही अर्बन हुए और अर्बनाइजेशन में हमें अलग अलग क्राफ्ट्समैन मिले, यानी कि वहां पे जो है आपको पता है कि क्राफ्ट्समैन जो होते हैं हाथों का काम करने वाले, फिर क्योंकि अर्बनाइजेशन में बहुत अलग अलग काम किए गए, यानी कि इसको हम कहते हैं शीलिपि, ठीक है, क्राफ्ट्समैन हो गए। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रेडर्स हो गए, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हो गए। फिर बैंक बनना शुरू हो गई, ठीक है, बैंक बनना, मर्चेंट्स वगैरह यहाँ पे बनने लगे। भाई एक सिस्टम जो एस्टेब्लिश हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो है। और यहाँ पे जो गिल्ड सिस्टम आया, गिल्ड सिस्टम समझिएगा, मैं बता देता हूँ, गिल्ड सिस्टम भी जो आया, यानी सर यहाँ पे व्यापार होने लगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है बैंकें बनने लगी, मर्चेंट गिल्ड्स, गिल्ड्स होते हैं वो लोग जो पैसे जो है, आपने आज भी देखा होगा, उधार पैसे देते हैं, गिल्ड्स जो होते हैं वो उधार पैसे देते हैं, फिर उसके बदले में जो है वो उसका आपसे कर लेते हैं, गिल्ड्स वगैरह। सहकारी समितियों के थ्रू जो है इनको बोला जाता है, इसको लिख भी लीजिएगा, सहकारी होते हैं ये लोग, सहकारी सहमितियां, ठीक है। बैंक बन गई, ट्रेडर बन गए, मर्चेंट बन गए। तो कहीं ना कहीं आपको आके ये रुकना पड़ेगा कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बना है ना, उसके पीछे इकोनॉमिक का बहुत बड़ा हाथ था। और सर जैसे ही इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बना सर, तो स्क्रिप्ट शुरू हो गई। जी हाँ, स्क्रिप्ट बनना शुरू हो गई, लेख वगैरह लिखना शुरू हो गए। और उसके बाद सर यहाँ पे कॉइन्स वगैरह आ गई, यानी सिक्के वगैरह आ गए, करेंसी वगैरह आ गई, और करेंसीज के ऊपर स्टैंप हुआ करती थी। और स्टैंप या तो फिर अगर मोनार्क सिस्टम में है तो किंग की है, अगर रिपब्लिक में है तो वहां पे अलग से जो है स्टैंप दी जाती थी। तो डेफिनेटली हमारा प्रोसेस जो हुआ है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो बना है, उसमें सारी चीजों का हाथ है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर जनपदा महाजनपदा ने लड़ाइयां की, ये की, तो हर एक चीज का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर समय शुरू होता है कि सर यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, फिर हम ले सकते हैं कि बहुत सारे मनी जनपदास जो थे वे आर रिपब्लिक, बहुत सारे रिपब्लिक हुआ करते थे, यानी गणतंत्र होते थे, जिनको हम गाना संगा कहते हैं। और या तो वो इधर सिंगल हुआ करते थे, याद रखिएगा, अकेले हुआ करते थे, या बहुत सारे मिलके भी जो है, कोई दो चार मिलके ट्राइब जो है वो भी बनाते थे रिपब्लिक, या तो इधर सिंगल हुआ करते थे, सिंगल ट्राइब वाले भी कभी कभी रिपब्लिक होते थे, या हम कह सकते हैं कि वो बहुत सारे मिलके, जिनको हम कॉन्फिडरेसी कहते हैं, कि बहुत सारे दो तीन मिलके जो है उन्होंने कॉन्फिडरेसी ऑफ ट्राइब, तीन ट्राइब मिलके जो है वो अपना संघ बनाते थे, संघा बोला जाता है। और इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये जब बनाया जाता था तो यहाँ पे एक पारिषद बनाई जाती थी। जी हाँ, पारिषद, पारिषद को आप कहेंगे जनरल असेंबली हुआ करती थी। देखिए कितना अच्छा सिस्टम था, जनरल असेंबली बनाते थे, पारिषद हुआ करती थी, पारिषद प्रणाली, पूरा जनरल असेंबली की तरह एक पारिषद। और पारिषद कौंसिल, और कौन हेड होता था इस पारिषद का? एल्डर, एल्डर रिप्रेजेंटेटिव, जो वहां का गांव का बहुत बड़ा होता था, उसको पावरफुल बहुत माना जाता था। और ज्यादातर हम लोगों ने जो देखे हैं, रिप्रेजेंटेशन जो देखी है, वो ज्यादातर क्षत्रिय क्लान से जो है ये लोग ज्यादा बिलोंग करते थे, सबसे ज्यादा रिपब्लिक हमें देखने को मिले। तो यहां से पता चलता है कि एक्चुअली एक बड़ा एक अच्छा सिस्टम, और इन लोगों का एक अच्छा सिस्टम ये था कि हर ईच रिपब्लिकन स्टेट, रिपब्लिकन स्टेट का क्या होता था भाई? कैपिटल होता था। और कभी कभी तो दो कैपिटल हुआ करते थे।
और कैपिटल जो है वो क्या काम करता है, नर्व सिस्टम का काम करता था, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये ज्यादातर काम किस चीज के लिए कैपिटल रखते थे, ट्रेड के लिए। भाई आज भी यही होता है। तो इस तरीके से रूलर ने एक बहुत ही, और वहां पे जो ट्रेड जो कैपिटल होता था, रूलर वहीं पे बैठता था। और हर एक टाउन, ईच विलेज, हर एक देखिएगा ईच विलेज को जो है, हर गांव को, एंड टाउन जो शहर हुआ करते थे, टाउन, टैक्स वाज कलेक्टेड, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कर कलेक्ट किया जाता था उनसे। और इसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था, ऑफिसर जो है वाज अपॉइंटेड। बहुत अच्छे से सारा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग कुछ भी चलता था। और ये अपॉइंट करता था बाय रूलर्स, और फिर उसको कहता था कितना पैसा जमा किया, और वो ट्रेजरी में डाल दिया जाता था। और किस चीज के लिए, काम के लिए यूज किया जाता था, अगर बाढ़, अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, फेमिन वगैरह, यानी कि सूखा पड़ जाता है, वॉर के टाइम काम के लिए ही आता था। यानी ये पैसा जो है ये ट्रेजरी में डाल दिया जाता था। प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फोर्टिफिकेशन, किला बनाने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए किया जाता था। देखिए कितना अच्छा सिस्टम, आज भी हम लोग अगर टैक्स भरते हैं तो इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था। और एक और जो खतरा था, फॉरेनर अटैक्स, कि कोई बाहर से आके हम लोगों के ऊपर विदेशी अटैक ना हो, उसके लिए ये पैसे का इस्तेमाल करते थे। और इसके लिए ये बनाते थे स्टैंडिंग आर्मी, यानी आर्मी रखते थे, और उसको ये पैसा, कर जो है वो जमा करके दिया था। बिल्कुल सेम दिख रहा है जैसे आज हम लोग करते हैं। और यहां पे जो किंग हुआ करता था, किंग जो है यहां पे रिटन लॉ देता था। देखिए रिटन, सॉरी, रिटन लॉ। और रिटन लॉज में क्या किया जाता था, यानी क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉज के लिए अलग, और सिविल लॉ के लिए अलग, यानी मर्डर वगैरह के लिए। और यहां पे उसकी जो है पुनिशेबल, अगर कोई भी ऐसा पकड़ा जाता था, पुनिशेबल द गिल्टी, जो भी गिल्टी हुआ करता था उसको सजा दी जाती थी। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरह पढ़ा रहा हूं जैसे आज है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि यहां पे जो लड़ाई चल रही थी, अब दो लड़ाइयां थी, यहां पे लड़ाई थी, यहां पे हुआ है क्लैश, बस ये टॉपिक इतना है, उसके बाद हुआ क्लैश। द क्लैश वाज बिटवीन ऑर्थोडॉक्स वर्सेस अनऑर्थोडॉक्स। यानी यहां लड़ाई जो हुई है वो दो स्कूल्स के बीच हुई है, टू स्कूल्स, दो स्कूल है ये। एक वो स्कूल है जो कहता है कि किंग होना चाहिए, एक वो स्कूल है जो कहता है कि किंग नहीं होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। अगर मैं ऑर्थोडॉक्स की बात करता हूं, आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं, हमें वैसे ही चलना पड़ेगा, ये सारी चीजें करना पड़ेगा। और एक अनऑर्थोडॉक्स, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, अब साइंस आ गई है, ये हो गया वो हो गया। तो क्लैश हो गया, लड़ाई हो गई। और यही क्लैश क्रिएट करता है रिपब्लिकन और एक करता है मोनार्क सिस्टम। कुछ लोग फिर मोनार्क रह गए और कुछ लोग जो है रिपब्लिकन रह गए। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले न्यू स्कूल जो थॉट हुआ इमर्ज, सबसे ज्यादा देखिए न्यू स्कूल जो आया था, न्यू स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि पुराना थॉट तो था ही हमारे पास, न्यू रिपब्लिकन नया थॉट है। न्यू स्कूल ऑफ थॉट सच एज बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के आने की वजह से, एंड जैनिज्म, याद रखिएगा इन दो धर्मों के आने की वजह से इमर्जेड एंड सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री। देखें आपको एक याद करनी पड़ेगी, जब ये बुद्धिज्म और जैनिज्म आए, इन्होंने क्या बोला था, वेदास का कुछ नहीं है। दूसरा, इन्होंने ब्राह्मण्स को अपोज करना शुरू कर दिया। तीसरी, इन्होंने कहा कि भाई ये सब कुछ गलत है, क्लासेस बनाना ही हो। तो लड़ाई थी। तो क्या हम माने कि प्राचीन इतिहास में जो राजनीति को बदला गया उसके पीछे बुद्धा का और महावीरा का बहुत बड़ा हाथ है, और रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाने के पीछे बुद्धा और महावीरा का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये दो धर्म ना होते, ये इनको धर्म मत देखिए, धर्म के साथ साथ इन्होंने गणतंत्र को जो को किया वो बहुत अच्छा था। यही कारण है कि लोग इनके खिलाफ भी हो गए, वो लोग जो पुरानी चीजों को कहते थे कि वो प्रिजर्व करनी चाहिए, रिपब्लिक, गणतंत्र इस तरीके से नहीं होना चाहिए। महावीरा के समय और बुद्धिज्म के समय क्लासेस नहीं हो करती थी, गरीब अमीर एक हुआ करते थे, पढ़ाई के लिए सबको इजाजत देती थी, नई नई तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, संस्कृत जो है वो बिल्कुल कम कर दी गई, वेदास के बदले और भी किताबें लाई गई। ये सिर्फ एक रिलीजियस लड़ाई नहीं थी,
ये एक पॉलिटिकल लड़ाई थी जहां पे लोगों को अवेयर करना था कि भाई हम लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम कैसे समझना है। हम लोग हमेशा जैनिज्म और बुद्धिज्म को सिर्फ रिलीजन देखते हैं, रिलीजन के अलावा भी बहुत कुछ चीजें उन्होंने दी है। और उसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया, मैं जब बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करता हूं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की जब बात की जाए तो प्लीज इनको धर्म से ज्यादा इन्होंने इक्वालिटी की बात की। जब ये लोग अलग हो गए तो इन्होंने ब्राह्मण्स के खिलाफ जाके ये कहा था कि हमारा एक सोसाइटी बनेगी जिसको हम क्लास लेस सोसाइटी बनाएंगे, जिसको कास्ट लेस सोसाइटी बनेगी। यानी कि ना तो कोई क्लास होगी, ना ही कोई ये जो जाति वगैरह होगी, सब सेम होंगे। और इन्होंने ज्यादातर ये कहा कि दिस विल बी अप्लाई फॉर ऑल रिच एंड पुअर। हमारे साथ जो जुड़ेगा वो गरीब हो या अमीर हो, उन सबको जो है इस तरीके से ही जीना है। तो कहीं ना कहीं हमें अगर हम यूरोप के साथ जोड़ के देखते हैं तो यूरोप में भी ऐसी लड़ाइयां हुई, यूरोप में भी ऐसी ही क्लासेस इमर्ज हुई थी। जरा मैं उन क्लासेस का नाम बता दूं। यूरोप में 3 क्लासेस इमर्ज हुई। सबसे पहली क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली क्लास को हम वहां पे कहते हैं लिबरल क्लास। दूसरी क्लास वहां इमर्ज हुई थी जिसको कहा जाता है रेडिकल क्लास। और तीसरी क्लास जो इमर्ज हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव क्लास। हमारे यहाँ पे तो 2 ही हुई, उनके यहाँ पे भी तो 3 हुई। आज जब हीगल कहता है या रुस्सो कहता है या प्लेटो कहता है या फिर टी.एच. ग्रीन कहता है, भाई हम लोग अब यूरोप को देख के, लिबरल क्लास वो क्लास थी जिन्होंने सिर्फ कहा था कि मेल डोमिनेंस होना चाहिए, यानी कि सिर्फ मर्दों को हक मिलना चाहिए, राइट्स। रेडिकल क्लास कहती थी बोथ मेल भी और फीमेल को जो है हक मिलना चाहिए। और कंजर्वेटिव क्लास कहती थी यहां पे सिर्फ मोनार्की सिस्टम होना चाहिए। तो भाई आप भी तो सेम हो, यूरोप भी तो सेम है, वहां 3 क्लास, हमारे यहाँ 2 ही है। हमारे यहाँ 2 ही थे जो कहते थे कि किंग रहना चाहिए, कोई कहता था कि नहीं रिपब्लिकन रहना चाहिए। हम उनसे फिर बेटर हैं। यदि अगर आपको इस चीज में कोई क्लैश आता है तो हमारे पास बुक है कि क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में, ये चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 पे दिया हुआ। तो ये कहना कि इंडिया जो है खाली एक रिलीजन के तौर पे देखा गया है, दैट इज समथिंग व्हिच आई सेड, आई फील लाइक दैट इज इररिलेवेंट एंड इररिलेवेंट थॉट दो फॉर दोज जिन्होंने अभी तक प्राचीन इतिहास को अच्छे से समझा नहीं। लेकिन बुद्धा और महावीरा की लड़ाई में जीत जो है वो बुद्धा और महावीरा की हुई, लेकिन बीच में मगध आ गया जिसने इस सारी चीजों को खत्म कर दिया। और मगध के बाद फिर मौर्यन काल, और मौर्यन काल के बाद गुप्ता अंपायर ने इस सारे सिस्टम को खराब कर दिया। और इस सिस्टम को हम कहते हैं कि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को डिसअपियर कर दिया, डिसअपियरेंस। यानी अब लगने ये लगा था कि शायद अब सब कुछ जो है वो गणतंत्र हो जाएगा, रिपब्लिक कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि लड़ाई जो चल रही थी वो सुप्रीमेसी की चल रही थी। हर बादशाह जो है वो क्या होना चाहता था, स्ट्रांग होना चाहता था, सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी यानी कि ताकतवर बनना चाहता था, स्ट्रांग बनना चाहता था। और जब तक महावीरा और बुद्धा रहते तो ऐसा चीजें होना बिल्कुल नहीं था। और ये सबसे ज्यादा जो है 6th सेंचुरी बीसी में हमें देखने को मिला। हर कोई जो है इसी चीज में लगा था। और इसमें जो सबसे मेन जगह अगर कोई सबसे ज्यादा, वो थी मगधा, जिसने सारे स्टेट्स को किसी ना किसी तरीके से फुसला के, या हम कह सकते हैं लड़ाई करके, या किसी तरीके से उन्होंने वहां पे मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। लेकिन इंडिया आज भी मानता है कि हम रिपब्लिकन थे, और बाद में हम लोगों के ऊपर जो हुआ सुप्रीमेसी हर जगह हुई है, ये इधर इंडिया की बात नहीं है, फ्रांस में भी ऐसा हुआ और मोनार्क सिस्टम के लिए पुश किया गया। अगर आप देखेंगे मगध जो है वो इमर्जेड था, इमर्जेड द मोस्ट पावरफुल स्टेट, पावरफुल स्टेट एनेक्सेड, जिसने बहुत सारे एनेक्सेड, सेवरल जनपदास, सेवरल जनपदास को जो है इसने अपने अंडर कर लिया और फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। शायद अगर मगध ने वो सब कुछ नहीं किया होता तो आज डिसअपियरेंस देखने को नहीं मिलती। इंडिया एज अ रिपब्लिकन पहले भी था, रिपब्लिकन आज भी होगा। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मुताबिक जो फर्स्ट 14 जनपदास थे, जो 14 महाजनपदास, फर्स्ट 14 महाजनपदास जो थे,
बिलोंग्स टू, वो कहां से बिलोंग करते थे? बिलोंग्स टू, ये याद रखिएगा वर्ड, जो पहले महाजनपदा थे उनको कहा गया है माजी, माजी मधिसा। ये 14 के नाम दिया गया है, यानी इसका मतलब होता है मिड इंडिया, बीच वाले हिस्से वाले जो थे वो सारे के सारे जो है वो अपने मोनार्की सिस्टम में आते थे। वाइल उसके बाद हो गया आपका कंबोज एंड गंदार, गंदार एरिया बिलोंग्स टू, ये एरिया किसको बिलोंग करता था? उत्तर पथा या उत्तर पठा, इस तरीके से कह सकते हैं। तो अभी अगर आप सिनेरियो देखोगे, कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ के एक बड़ी आश्चर्य होगा कि डेफिनेटली इंडिया वाज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट व्हाट हैपेंड विद मगध, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट इन्होंने किस तरीके से शुरू किया, स्ट्रक्चर कैसे बना, वो हम रिपीटली एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, राजनीतिक संरचना जो हुआ वो या तो मोनार्क था या रिपब्लिक था, यानी कि साम्राज्यवाद या गणतंत्र, किंग होता था या गाना संगा होता था। उसके बाद अगर हम ऑलिगार्की सिस्टम देखेंगे तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता था, रिपब्लिक होता था, लेकिन आज वाला नहीं होता था। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में बताई गई है वो ये क्या है कि ट्राइब से शुरू हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है खाना बदोश लोग होते थे, उन्होंने ये शुरू किया। ग्रेट इंटेलिजेंट एक बहुत ही बड़े नामक रहे हैं जिनको पन्नानी कहा जाता है, उन्होंने जनपदास और जनपादिन, दो वो शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि वहां पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। ट्राइबल हमेशा अपने आप को बहुत ही ऊंचा मानते थे, ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अपने नाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। यहाँ पे ज्यादातर रिवर, जंगल या तो माउंटेन्स जो हुआ करते थे वही बाउंड्रीज भी बनाते थे। और उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक, आर्थिक ने भी जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री को बनाया है। एग्रीकल्चर, प्राइवेट प्रॉपर्टी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये तीन ऐसे सिस्टम है जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम बना। यानी जनपदास और महाजनपदास ने सोचा कि किस तरीके से कृषि, निजी संपत्ति और भू राजस्व को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसके बाद हमने आर्थिक तौर पे देखा कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन होगी, क्योंकि एक्सपेंशन होने लगा तो शहरीकरण हो गया। और शहरीकरण में हमें अलग अलग लोग देखने को मिले, जैसे हाथों का काम करने वाले, व्यापार करने वाले, बैंक वाले, मर्चेंट हो गए, गिल्ड्स हो गए, सहकारी जो हो गए, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना शुरू करें, किताबें आ गई, फिर कॉइन्स वगैरह हो गई, करेंसी बन गई। और बहुत सारे जनपदास जो थे वो रिपब्लिक भी बने और कुछ जो है मिलके भी बने और कुछ अलग अलग बने। इनकी पारिषद हुआ करती थी, एल्डर रिप्रेजेंटेटिव होता था, ज्यादातर ये क्षत्रिय क्लान से ही बिलोंग करते थे। हर रिपब्लिकन स्टेट की एक दो कैपिटल हुआ करती थी। और गांव की बात करें या टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो बीमारी के समय या युद्ध के समय या बचाने के लिए या फिर किलाबंदी करने के लिए या फिर कोई शहरीकरण करने के लिए या फॉरेनर अटैक जो होते थे, एक आर्मी बनाई गई। और इस तरीके से किंग जो है एक रिटन लॉ भी बनाता था। क्लैश हमेशा जो हुए दो स्कूल्स के बीच में हुए, मोनार्क और किंग, और फिर जीत जो है वो लास्ट पे मगध की हुई। मगध के मुताबिक जो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इक्वालिटी की बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मगध जो है उसने डिस्पेयर कर दिया सबको। मगध जो है वो मोनार्क था, उसने वो, फिर मैं बिंबिसारा की बात करूं, मैं फिर अजातशत्रु की बात करूं, इस तरीके से उन्होंने इंडिया को फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए जो बनेगा वो क्वेश्चन आप इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम emerged through economic cause। यानी इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आर्थिक स्थिति से बना है, याद रखिएगा। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आर्थिक स्थिति से बना है। यहां तक हाउ रिपब्लिकन गवर्नमेंट disappears due to supremacy of Magadhan empire। फिर बताएं किस तरीके से जो है रिपब्लिकन गवर्नमेंट खत्म हुई और मगध जो है एम्पायर बन गया। 250 वर्ड्स। तो फिर से बता रहा हूं कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के पीछे आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ है, और किस तरीके से रिपब्लिकन गवर्नमेंट खत्म हुई और मगध जो है एम्पायर बन गया। 250 वर्ड में इसका उत्तर दें।
Thank you so much. Till then, take good care of yourself. Stay safe and stay blessed.